Students, how are you? I hope you all are fine at your homes. I am Suman Agarwal, your SST teacher. We were studying Economics Lesson 2, Sectors of Indian Economy. लास्ट वीडियो में हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में समझा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स क्या होते हैं और उनकी इंटरडिपेंडेंस पढ़ी हमने कि हाउ 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीडीपी एंड कंपेयरिंग the 3 sectors. इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, उनको हम मान लो हमने कंपेयर करना है कि हमारे कंट्री में किस सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं, किस सेक्टर में कम काम करते हैं, या फिर किस सेक्टर का हमारे जीडीपी में, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ना हमारे डोमेस्टिक यानी कि हमारे कंट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है, जो तीनों सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर मिलके जो प्रोडक्शन करते हैं, वो उस प्रोडक्शन का टोटल करके उनका कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्री की इनकम में कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो हमारे कंट्री में जब हम मान लो हमने तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को, तो हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है. तो ये बहुत ही एक जो मेमोथ यानी कि बहुत बड़ा काम है. इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले हमारे कंट्री में 3 सेक्टर्स हैं. ठीक है, कौन से सेक्टर्स हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. फिर तीनों सेक्टर्स में बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं. हमारा कंट्री इतना बड़ा है और इसमें तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और उसमें हम इतनी सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट काम करती है. हमारी कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो किसी न किसी काम में लगी हुई है, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगी हुई है, और या तो वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, या सेकेंडरी में, या टर्शियरी सेक्टर में. तो हम जो है वो इतने बड़े कंट्री में जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन तीनों सेक्टर्स में काम कर रही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हमारी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है. तो कैसे हम करते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हम इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं. हम एक नेल से लेके, मतलब जो कील होती है छोटी सी, उससे लेके हम बड़ी बड़ी कार्स, एरोप्लेन्स और कितने सारे अनलिमिटेड चीजें अपने कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है. हम एग्रीकल्चर का काम भी कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं. तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे, इतने बड़े कंट्री में हम जो है वो कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए ठीक है, हम प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर हम जो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला कि वी एड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट नंबर्स. तो इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला है कि हम जैसे मान लो हम जैसे नेल्स का एग्जांपल ले, अगर हम कहें कि हमारे कंट्री में जो है 10 लाख नेल प्रोड्यूस हुए, कील प्रोड्यूस हुए. ठीक है, तो हमें नहीं पता कितने वैल्यू के जो वो नेल्स है, लेकिन अगर हम ये जो 10,000 नेल्स की वैल्यू निकालने की, जो 10,000 नेल्स है, मान लो वो 5,000 रुपीज के हैं, तो 5,000 रुपीज उसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू गुड की वैल्यू आ गई. ऐसे सर्विसेज की कि कितनी वैल्यू की सर्विसेज जो है वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, इसको जैसे अब एग्जांपल के थ्रू
मानो जैसे वीट की प्रोडक्शन की, वीट की, अब वीट मानो हमने 10 kg वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, 10 kg और 2 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने वीट को सेल किया, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि हमारे कंट्री में 10 kg वीट प्रोड्यूस हुआ और उसका रेट क्या है 2 रुपीज पर केजी, तो उसका जो अमाउंट कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया उसको 20 रुपीज हो गया। टोटल जो वीट का जो अमाउंट है वो कितना हो गया 20 रुपीज। तो बजाय इसके कि हम 10 kg वीट को कैलकुलेट करें, हम जो है वीट की वैल्यू को कि 20 रुपीज की हमने वीट जो है वो प्रोड्यूस की अपने कंट्री में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से हम जो है वो सारी चीजों की वैल्यू निकाल लेते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। जितनी भी चीजें हमारे कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं, उसकी हम मॉनेटरी फॉर्म में, मान लो जैसे कोकोनट्स है, एक कोकोनट मान लो 5 रुपीज का है, और मान लो एक फार्मर ने जो है वो 50 जो कोकोनट है वो प्रोड्यूस किए, तो 50 कोकोनट कितने रुपीज के हो गए 250 रुपीज के। तो 250 रुपीज की मान उसने जो है वो प्रोडक्शन की। तो इसी तरह से हम सभी चीजों की जो फाइनल वैल्यू है मॉनेटरी फॉर्म में, उसको हम प्लस कर लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर की भी, सेकेंडरी सेक्टर की भी और टर्शियरी सेक्टर की भी। फिर उसका प्लस करके हम जो उसको काउंट कर लेते हैं कि हमारी जो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन करने में हम जो है क्या प्रिकॉशन लेते हैं, प्रिकॉशन क्या लेते हैं हम, कि हम जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू को, फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनल गुड्स होती क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब अभी तक हमने क्या किया कि जब हमने तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है किसी कंट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को, कि किसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ये जब उसकी जो चीजें हैं जो प्रोड्यूस की, मान लो जैसे बीट का हमने एग्जांपल लिया, या हमने कार्स का एग्जांपल, मेल्स का एग्जांपल लिया, वो प्रोड्यूस की हमने, उसकी मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू निकाल ली है। सर्विसेज की वैल्यू कि कितनी से, जैसे डॉक्टर है कितने रुपीस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज की वैल्यू निकाल ली, तो उसको प्लस करके हम जो है जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। लेकिन हम जो है इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेते हैं, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। फाइनल गुड्स क्या होती है, रेडी टू कंज्यूम, ऐसी गुड्स जो कि कंज्यूमर्स के पास कंज्यूम करने के लिए जो है वो फाइनली पहुंच जाती है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसको जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे बिस्किट का पैकेट है, वो कंज्यूमर के पास चला गया, उसकी आगे मॉडिफिकेशन नहीं होगी, तो वो फाइनल गुड है। अब जैसे ये मार्कर है, ये फाइनल गुड है, ठीक है। या फिर जैसे फ्रिज है, टीवी है, वो फाइनल गुड्स है, वो कंज्यूमर के पास पहुंच चुकी है फाइनली, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी चीजें यूज हुई, मान लो जैसे बिस्किट का पैकेट है, उसको बनाने के लिए फ्लोर भी यूज हुआ, ऑयल भी यूज हुआ, ठीक है, या उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए, लेबर भी उसमें लगी, तो उसमें उन सब की जो, मान लो वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज का है, तो 10 रुपीज में सभी चीजों की वैल्यू काउंट हो चुकी है। आटे की भी वैल्यू काउंट होगी, लेबर की भी वैल्यू काउंट होगी, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स और पड़े, चीनी पड़ी या कुछ और जो भी चीजें पड़ी, उन सभी की जो चीजें उसमें 10 रुपीज में काउंट हो चुकी है। तो जो बिस्किट का पैकेट फाइनल गुड है, और जो इंटरमीडिएट गुड्स थी, यानी कि जैसे फ्लोर था वो इंटरमीडिएट, क्योंकि फ्लोर को कोई भी ऐसे तो खा नहीं सकता, उसकी आगे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनकी आगे मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, अब जैसे कि आयरन की शीट्स हैं, आयरन शीट्स को वैसे यूज नहीं कर सकते, उससे कोई ना कोई चीज बनाएंगे, ठीक है, उससे कोई मशीनरी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, तो फाइनल गुड क्या होगी, जब हम उससे फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो ये हम प्रिकॉशन लेते हैं जब हम 3 सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं,
तो हम उस हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूस की गई फाइनल गुड्स है जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उन चीजों की वैल्यू को हम काउंट करते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली जो उसमें चीजें यूज हुई हैं उसकी वैल्यू जो है वो काउंट हो चुकी है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक चीज की जो वैल्यू है वो बार बार कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे मान लो जैसे बिस्किट का हमने एग्जांपल लिया, बिस्किट के पैकेट का, तो बिस्किट का पैकेट मान लो 10 रुपीज का है, तो इसमें इसको हमने 10 रुपीज जो इसकी वैल्यू लगाई, और इसमें जो है वो फ्लोर भी यूज हुआ या मिल्क भी यूज हुआ, लेबर भी यूज हुई, ठीक है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लगे वो यूज हुए। अब मान लो हम जो है फ्लोर की वैल्यू पहले काउंट करें या फिर मिल्क की भी वैल्यू पहले काउंट करें, तो वो जो फ्लोर की वैल्यू जो है वो डबल या ट्रिपल बार जो है वो काउंट हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है फाइनल गुड्स की वैल्यू को जो है वो जीडीपी काउंट करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपको फाइनल और इंटरमीडिएट में भी डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फाइनल गुड्स वो होती हैं जिसको जो कंज्यूमर से वो कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं, जिसकी आगे मॉडिफिकेशन नहीं होनी होती, और इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी होती हैं जिनको आगे मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनको वैसे के वैसे कंज्यूम नहीं किया जाता, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि फ्लोर आटा, उससे आगे बिस्किट बन सकते हैं, ब्रेड बन सकती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन जो वो क्या हुआ इंटरमीडिएट गुड, लेकिन जब उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट बना जिसकी जैसे ब्रेड का पैकेट है, उसको आगे हमने मॉडिफाई नहीं करना, वो कंज्यूमर के पास जाएगा और उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, तो उसकी आगे मॉडिफिकेशन नहीं होनी होती और उसमें सभी चीज़ों की वैल्यू काउंट हो जाती है। तो इसलिए हम जो ये प्रिकॉशन लेते हैं कि सारी चीज़ों की वैल्यू काउंट करने की बजाय जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं तीनों सेक्टर्स के, उसकी वैल्यू को हम काउंट कर लेते हैं और उसको प्लस करके हम जीडीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब जो जीडीपी है वो क्या है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या देंगे हम, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in each sector during a particular year। मतलब एक साल में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है जो तीनों सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। दोबारा देखो कि जीडीपी किसको बोलेंगे, 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रोड्यूस की गई जो फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू एक साल की, मतलब जो पर्टिकुलर ईयर की, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक यानी कि विद इन द कंट्री, हमारे कंट्री में जो हमने प्रोड्यूस किया फाइनल गुड्स को, उसकी तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। तो जिस कंट्री की जीडीपी जितनी बड़ी होती है, जीडीपी जो है वो कंट्री की जो प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। जिस कंट्री की जीडीपी बड़ी है इसका मतलब वो ज़्यादा डेवलप है, वो ज़्यादा जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, और जिसकी जीडीपी कम है इसका मतलब उसकी जो प्रोग्रेस उस कंट्री की कम है। तो इस तरह से जीडीपी जो है किसी कंट्री की प्रोग्रेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम जो तीनों सेक्टर्स को किसी भी कंट्री में कैसे कंपेयर करते हैं। तो इसको आपने ये जो 22-23 पेज पे आपका दिया हुआ है उसमें से अच्छी तरह से रीड कर लेना है। फिर भी आपको कोई चीज ना क्लियर हो तो आप जो है अपनी डाउट क्लास में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल चेंजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है,
हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। अभी तो हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट सेक्टर्स को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पेज नंबर 24 पे ये टॉपिक आपका कि हिस्टोरिकल चेंज क्या है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो उसमें जो है सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर बड़ा होता है और फिर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। अब जैसे हम अपने कंट्री का एग्जांपल लें तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तब जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर बड़ा था, यानी कि हम जो है हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा लगे हुए थे। अभी भी प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी डेवलप कर रहे हैं। तो किसी भी डेवलप कंट्री की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, जैसे यूएसए डेवलप कंट्री है, तो यूएसए आज डेवलप है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब उसने डेवलपमेंट शुरू की थी तब प्राइमरी सेक्टर बड़ा था, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको बोल सकते हैं हम, एग्रीकल्चर में लोग ज्यादा लगे हुए थे। फिर जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट शुरू हुई, जैसे मान लो पहले ट्रेडिशनल तरीके से लोग फार्मिंग करते थे, धीरे धीरे उन्होंने मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना शुरू किया। जब मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करना शुरू किया तो उनकी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया। तो जब प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हुआ तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जो इसमें लगे हुए थे उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई, और फिर जो है उन्होंने जब नए मेथड, जब प्राइमरी सेक्टर के लोग डेवलप हुए, धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसने डेवलप होना शुरू कर दिया। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुई, ठीक है, जब प्राइमरी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई तो लोगों के पास मनी ज्यादा आ गई और उन्होंने फिर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। जैसे आज हमारे कंट्री में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में इस्टेब्लिशमेंट उसकी हो रही है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ऐसा ही होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में लोग आने लगते हैं, और यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होते हैं, फिर टर्शियरी सेक्टर, यानी कि लोगों को सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और लोग जो है वो सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जैसे रोड्स की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, मान लो इंडस्ट्री लगानी है, उनको लोन चाहिए किसी को, तो वो टर्शियरी सेक्टर देगा, बैंक्स देंगे। इस वजह से जब लोगों के पास पैसा रहता है, अच्छी एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं, अच्छी डिफरेंट क्वालिटीज का फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको होटल्स की रिक्वायरमेंट, रेस्टोरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। तो जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है, वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, तो टर्शियरी सेक्टर भी डेवलप हो जाता है। तो ये किसी भी कंट्री की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि पहले प्राइमरी सेक्टर बड़ा होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी, और उसके बाद फिर टर्शियरी सेक्टर डेवलप होते हैं। ऐसा ही हमारे कंट्री के केस में भी है, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा था, अब धीरे धीरे हमारे कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है, और टर्शियरी सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर है या डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और धीरे धीरे हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये हिस्टोरिकल चेंजेस है किसी भी डेवलप कंट्री में। इनिशियल स्टेज पे जो प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हमारा कंट्री भी अब जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारा कंट्री भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो वो ज्यादा क्यों बढ़ रही है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।